नमस्कार। आज की वीडियो है बेली फैट पर यानी मोटापा या ओबेसिटी, जो कि एक बीमारी के रूप में बहुत व्यापक तौर पर समाज में फैल रही है और अब तो बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। देखा गया है कि मोटापा अगर एक सीमा से बढ़ जाए तो फिर उसे कंट्रोल करना या उससे निजात पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने तमाम प्रयास करने के बावजूद अपना मोटापा घटा नहीं पाए, बल्कि वह बढ़ता ही गया। और आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत से केस देखे होंगे। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम से बाहर आने का आसान तरीका जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मोटापा या पेट की चर्बी सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसके साथ साथ तमाम बीमारियां भी पैदा करती है, जैसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स तथा और भी कई किस्म की शारीरिक परेशानियां। यह एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ दवाइयों से तो ठीक नहीं हो सकती और डाइट और एक्सरसाइज से सिर्फ 10 से 15% ही कंट्रोल किया जा सकता है। और उसमें भी कुछ समय बाद शरीर फिर से वह 10 से 15% वेट गेन कर लेता है जो उससे लूज किया था, जिससे समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। और तब खुद पर ग्लानि होती है कि शायद हमने यह सब ठीक से नहीं किया, इसलिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि बात कुछ और है और वही जो कुछ और है उसी को हमें समझना होगा, तब कहीं जाकर समस्या का समाधान होगा। इसमें हमें जानना होगा कि चर्बी कैसे बनती है और यह पेट, कमर और पीठ के ऊपरी हिस्से पर, जिसे बफेलो हम्प कहते हैं, वहां क्यों जमा रहती है। अगर हम यह जान गए तो उसे पलटने में यानी चर्बी को हटाने में कामयाब हो पाएंगे, वरना सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। और ऐसा होता हुआ आपने अपने आसपास देखा भी होगा। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस देखते हैं कि आखिर क्यों इतनी चर्बी बनती और इकट्ठा होती रहती है। तो इसके लिए हमें अपनी अंतः शारीरिक क्रिया प्रणाली को जानना होगा, जिसकी शुरुआत होती है हमारे भोजन से, जिसमें मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट। और भी बहुत कुछ होता है भोजन में, जैसे फाइबर, मिनरल्स और विटामिन आदि। लेकिन आज की वीडियो बेली फैट के विषय में है, तो इसके लिए यहाँ यह 3 घटक हैं: कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, जिससे यह पेट की चर्बी बनती है। जैसे कि भोजन हमारे पेट में जाता है तो शरीर इसको ब्रेक डाउन करता है और सबसे पहले भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। यह प्रक्रिया तकरीबन 4 से 5 घंटे चलती है। डिपेंड करता है कि भोजन में कितना और कैसा कार्ब है, मतलब कार्ब की क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी मतलब सिंपल कार्ब है या कॉम्प्लेक्स, इस पर निर्भर करता है। और जब यह ईंधन खत्म होने की कगार पर होता है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। और अगर आपने आधा पौना घंटा नहीं खाया, तब शरीर फैट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और आप महसूस करेंगे कि आपकी भूख खत्म हो गई है। ऐसा हर किसी ने अपने जीवन काल में जरूर देखा होगा कि उसे बहुत तेज भूख लगी हो और किसी कारणवश उसे खाना नहीं मिला, तो आधे पौने घंटे के बाद उसकी भूख मर जाती है। इसका यही कारण है कि शरीर पेट या फिर अंगों पर जमी हुई चर्बी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यह शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जो एक स्वस्थ शरीर में इसी प्रकार से होती रहती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि खाए हुए भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अगर शरीर उसका संपूर्ण उपयोग ना करे तो शरीर उस एक्सेस ऊर्जा को फैट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि बाद में जब भी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसे आप अच्छी तरह से समझिए। सिर्फ भोजन में खाया हुआ फैट ही शरीर में जमा नहीं होता, कार्ब्स और एक्सेस प्रोटीन को भी शरीर फैट में कन्वर्ट करके शरीर में स्टोर कर सकता है, जो कि वो करता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो फैट को भोजन में शामिल ही नहीं करते होंगे, मगर फिर भी वह काफी मोटे होंगे, उनके शरीर पर काफी चर्बी जमा दिखती होगी। इसका कारण है कि उनके भोजन में कार्ब्स और प्रोटीन की इतनी अधिक मात्रा होती होगी
जिससे उत्पन्न हुई ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं की जरूरत से कहीं अधिक थी, तो उस एक्सेस एनर्जी को शरीर ने फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी को देखा होगा, वह क्या खाती है? सिर्फ घास, और घास में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, वसा या फैट तो होता ही नहीं। तो फिर उसके शरीर में इतनी वसा कहां से आ जाती है? उनका शरीर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से उत्पन्न हुई एक्सेस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक उसी तरह से हम मनुष्यों के शरीर में भी ऐसा ही होता है। यह शरीर पिछले हजारों लाखों सालों से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा है। उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से भिन्न थी। उस समय कई बार 2-3 दिन तक और कई बार हफ्तों तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। उस समय लोग शिकार किया करते थे और शिकार मिले ना मिले एक निश्चित नहीं होता था, परंतु शरीर और उसके अंगों को एक सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर रहती है। अगर यह ऊर्जा सप्लाई खत्म हुई तो शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देंगे, मतलब डेथ, और फिर उसके बाद भोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए शरीर ने अपने अंदर इस किस्म के गुण पैदा किए कि एक्सेस एनर्जी को फैट में बदलकर अपने शरीर में इकट्ठा करे और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सके, जिससे अपने को जीवित बनाए रखे। परंतु आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। आज भोजन की कमी का तो छोड़ो, इतना ज्यादा भोजन उपलब्ध है कि उन्हें खा खाकर लोगों ने शरीर में इतनी बीमारियां और समस्याएं पैदा कर ली हैं कि उनसे बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है, जिनमें एक समस्या बेली फैट की भी है। अभी तक हमने जो कुछ भी चर्चा की और समझा, वह एक स्वस्थ शरीर की क्रिया प्रणाली थी, किसी किस्म की समस्या नहीं थी। परंतु यह वीडियो बेली फैट से छुटकारा पाने के विषय में है, जो कि एक समस्या है जिसे आजकल एक बीमारी के रूप में देखा जाता है। इस विषय को पूर्णता से समझने के लिए इन जानकारियों को जानने की जरूरत थी, इसीलिए इनकी चर्चा यहां की गई। अब विशेषता से शरीर की चर्बी को हटाने के बारे में चर्चा करते हैं। तो शरीर में फैट का बनना और उस बने हुए फैट का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, यह दोनों ही क्रियाएं हार्मोनल बेस्ड होती हैं। तो हमें अब उन हार्मोन्स के बारे में जानना होगा जो इस क्रिया को अंजाम देते हैं। इनमें 3 प्रकार के हार्मोन्स मुख्यतः से भाग लेते हैं, और वो हैं इंसुलिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फैट स्टोरेज में सहायक होता है और फैट बर्निंग में बाधक। कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, यह शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप इंसुलिन भी बढ़ जाता है, और यह दोनों हार्मोन मिलकर फैट स्टोरेज की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। और अगर इनका स्तर शरीर में बढ़ा रहे तो शरीर फैट बर्निंग की क्रिया शुरू ही नहीं कर पाता। फैट बर्निंग के लिए इंसुलिन और कॉर्टिसोल का स्तर बहुत कम होना चाहिए और ग्रोथ हार्मोन का स्तर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी शरीर फैट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे बेली फैट कम होता चला जाएगा। तो यह थी इसके पीछे की साइंस, जो अब हम जान चुके हैं। अब इसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है भोजन यानी फूड, दूसरा है व्यायाम यानी एक्सरसाइज, और तीसरा स्टेप होगा फास्टिंग या उपवास। भोजन में हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसा भोजन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम रहे, और वह होगी 50 ग्राम प्रतिदिन से कम या उससे भी कम। जितना भी कम कर पाएं उतना ही हम ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन को कम कर पाएंगे, जिससे फैट बर्निंग की क्रिया शुरू हो जाएगी, और वही हम चाहते हैं। तो इसके लिए भोजन लो कार्ब और हाई फैट डाइट लें, और ऐसे भोजन के लिए हमें क्या क्या लेना है इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इसके सिद्धांत और विज्ञान को जान लेते हैं।
दूसरा स्टेप है एक्सरसाइज या व्यायाम। यह केस में व्यायाम को ध्यान से समझने की जरूरत है, वरना गलत व्यायाम के से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सरसाइज दो किस्म की होती हैं। पहली है एरोबिक, जो हवा और ऑक्सीजन के साथ साथ की जाती है, और दूसरी एनारोबिक, जो कि वायु या ऑक्सीजन की कमी में की जाती है। एरोबिक एक्सरसाइज ऐसा व्यायाम होता है जिसको हम अपने कंफर्ट लेवल से करते हैं, जिससे हमें थकान नहीं होती, हमारे अंदरूनी अंगों पर कोई खास दबाव नहीं पड़ता, जिससे हम काफी लंबे समय तक लगातार कर सकते हैं। उदाहरण है वॉकिंग या टहलना, या आराम से साइकिल चलाना आदि। इस प्रकार का व्यायाम शरीर में इंसुलिन के स्तर को कम करता है और साथ साथ ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे फैट बर्निंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा, उतने ही अधिक समय तक फैट बर्निंग की क्रिया चलती रहेगी। अब थोड़ा एनारोबिक एक्सरसाइज के बारे में भी जान लेते हैं। यह ऐसा व्यायाम है जिसे करने से शरीर पर एक किस्म का दबाव यानी प्रेशर या स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि इसमें इंटेंसिव एक्सरसाइज की जाती है। उदाहरण है बहुत तेजी से दौड़ना, हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत फास्ट साइकिलिंग करना आदि, जिसके फलस्वरूप हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस बहुत तेज चलने लगती है, जिसे हांफना फूलना कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है, और इस हार्मोन के रक्त धारा में पहुंचते ही शरीर इमरजेंसी पोजीशन का आभास करता है और तुरंत रक्त धारा में ग्लूकोज को भेजता है, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर रहता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। और जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, वहां तुरंत पीछे पीछे इंसुलिन भी ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, ताकि उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजा जा सके और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाए। इस स्थिति में शरीर ग्लूकोज बर्न करके एनर्जी प्राप्त करेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके शरीर के मध्य भाग में स्टोर कर देगा। क्योंकि ये दोनों हार्मोन फैट बनाने वाले हार्मोन हैं, और इनका स्तर जब तक शरीर में ज्यादा रहेगा, फैट बर्निंग स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों फैट बर्निंग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वजन कम करने या बेली फैट कम करने के लिए सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज ही अच्छी है। एनारोबिक एक्सरसाइज इस केस में ना करें, वरना और भी मोटे होते जाएंगे। अब आता है फास्टिंग या उपवास। उपवास वजन कम करने का या बेली फैट घटाने के लिए सबसे पावरफुल मेथड है, क्योंकि उपवास में आप कुछ भी नहीं खाते, जिससे शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध कम होता जाता है और शरीर उस वसा को जलाने लगता है जो शरीर में जमा है। परिणाम स्वरूप शरीर को एक उत्तम ऊर्जा, जिसको शरीर पसंद करता है, निरंतर मिलना शुरू हो जाती है। ऐसी अवस्था में आपको भूख का एहसास नहीं होगा, मतलब भूख मर जाएगी, या यूं कहें कि भूख लगेगी ही नहीं। परंतु इसकी भी एक समय सीमा है, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, फिर भोजन करना ही पड़ेगा। परंतु इस अवधि में ही आप शरीर के लिए बहुत कुछ अच्छा बना चुके होंगे, जैसे शरीर में इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कम कर चुके होंगे, और ग्रोथ हार्मोन को सैकड़ों गुना बढ़ा चुके होंगे, जो कि एक फैट बर्निंग और मसल्स मेकिंग हार्मोन है। अब जानिए कि इसकी शुरुआत कैसे करें। अभी हमारी दिनचर्या होती है कि हम सुबह 6-7 बजे उठते हैं और रात को 10-11 बजे तक जागते रहते हैं, और इस अवधि में हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। मतलब यह फूड विंडो लगभग 16 घंटे की होती है, और बाकी के 8 घंटे हम सोते हैं, मतलब उपवास करते हैं। हमें इस फूड विंडो को 8 घंटे में लाना होगा और बाकी के 16 घंटे उपवास को देने होंगे। और ऐसा तब हो पाएगा जब आप दिन में सिर्फ 2 टाइम ही भोजन करें, मतलब सिर्फ 2 बार, जिसमें सुबह आप तकरीबन 9 से 10 बजे खाना खाएं
और फिर शाम को 5 से 6 बजे तक डिनर ले लें। अगर बीच में कुछ भूख महसूस हो तो आप कुछ फल फ्रूट या भुने हुए चने वगैरह ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पाएंगे कि शरीर का वजन ही नहीं, बहुत सी पुरानी बीमारियां अगर हैं तो उनमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा और इसमें सिर्फ 21 दिन लगेंगे। जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे, इसके बाद आप हफ्ते 10 दिन में एक पूरे दिन का उपवास मतलब 24 घंटे का आसानी से कर पाएंगे। यहां तक आने में आपको महीने से 2 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आपके लिए 48 घंटे या 72 घंटे का उपवास करना सिर्फ एक खेल जैसा हो जाएगा। आपका शरीर उपवास के बहुत अनुकूल हो जाएगा और देखते ही देखते शरीर की चर्बी कहां गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। परंतु इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है और आप कितनी अच्छी तरह से इसे कर पा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि शरीर कैसे काम करता है और कैसे हम इस समस्या को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।